एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं यशस्वी व्यास एंड आप सभी का बायोक्रियो अकेडमी में आज फिर से स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी लोग सेफ होंगे एंड सुरक्षित होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल एंड सेल थ्योरी के बारे में। फाइन, तो ये टॉपिक आपके 9 से लेकर 12 तक कंटिन्यूअसली आपके सारे साइंस के चैप्टर्स में, बायोलॉजी के चैप्टर में आता रहता है। एंड बीएससी एंड एमएससी के लेवल में भी ये टॉपिक आपके काफ़ी डीपली पूछा जाता है, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि ये टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जिस तरह से आज हम इस पे डील करने वाले हैं, तो 9 से लेके चाहे आप 9th स्टैंडर्ड के हों या फिर आप 12th तक स्टैंडर्ड के हों या फिर आप बीएससी एमएससी के लेवल के हों, तो ये जो आज का लेक्चर होने वाला है आप सभी लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। इन कॉम्पिटिशन्स के लिए भी जिस टाइप से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उस पर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। इसी के साथ साथ आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज का वीडियो जो है अब हम प्रोसीड करते हैं। तो देखिए सेल, हम थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे स्विच करेंगे। तो ध्यान रखिए 9 से 12 तक के लेवल तक प्लस बीएससी एंड एमएससी के लेवल तक पूरी डिटेल में आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, तो देखिए सेल क्या होती है। द सेल इज़ द smallest biological unit of all living organism. It is the fundamental, structural and functional unit of all living organism. तो देखिए सेल जो है होती है एक हमारी सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट कहलाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो कंप्लीट बॉडी होती है वो कंप्लीट बॉडी सेल से ही बनी होती है। अब आप कहेंगे कि हमारी जो बॉडी होती है वो तो ऑर्गन से मिलकर बनी होती है, मसल से मिलकर बनी होती है। जी हाँ, बट इन्हीं के साथ साथ ये जो मसल्स होती हैं, ये जो ऑर्गन होते हैं, पूरा जो ऑर्गन सिस्टम जो हमें प्रेजेंट होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो एक सेल से ही मिलकर बना हुआ है। तो जो सेल होती है ये बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट, बायोलॉजिकल यूनिट कहलाती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो वो टिश्यूज़ बनाती है एंड स्टेप बाय स्टेप वो कंप्लीट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। इसीलिए इसको एक फंडामेंटल कहा गया है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया है, क्योंकि जो सारा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो इसी से मिलकर बना हुआ है। एंड जो सारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है जब वो फंक्शन परफॉर्म करने लगता है तो वो इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है। इसका जो ग्रीक वर्ड है सेला, इसका मीनिंग होता है स्मॉल हॉलो स्पेस और अ चैम्बर। फाइन, तो जो सेला का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है। तो एक रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उनकी बुक में, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, उन्होंने इस टर्म को जो है कॉइन किया था मीन्स दिया था। उन्होंने ये सेल वर्ड उन्होंने ही दिया था। ही फर्स्ट ऑब्जर्व द सेल इन अ पीस ऑफ कॉर्क दैट इज डेड सेल। फाइन, तो उन्होंने जो है रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल को एक कॉर्क सेल में देखा था। डेड सेल जो पेड़ की जो छाल होती है उसमें जो है इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। तो अगर आप 9th लेवल के हैं, 9th या फिर आप 10th 11th के लेवल के हैं, तब तो आप जो है इस डेफिनेशन से जो है आपकी जो है कवर हो जाएगा आपका। द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइन, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। बट अगर आप हाई लेवल के स्टडीज़ कर रहे हैं लाइक बीएससी एमएससी, तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है जिसका मीनिंग हम देखते हैं, तो आपके लिए ये डेफिनेशन ज़्यादा बेटर होगी। Cell is the unit of biological activity delimited by a semi-permeable membrane and capable of self-reproduction in a medium free from other living system। तो देखिए इसका मीनिंग हम यहाँ पर देखते हैं। सेल जो है एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी की यूनिट है। यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारी जो कंप्लीट बॉडी है वो पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करती है। तो वो जो सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, तो वो जो है सारे फंक्शन जो कर रही है वो सब कुछ सेल से ही मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए इसको जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी यूनिट कहा गया है। डिलिमिटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आगे जब हम पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में तब हम वहाँ पर देखेंगे कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है
वो एक जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, उससे डीलिमिटेड होता है, यानी जिससे कवर होता है। फाइन। तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसके आउटर मोस्ट लेयर ही उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डीलिमिटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन इन अ मीडियम फ्री फ्रॉम अदर लिविंग सिस्टम। ये सेल्फ रिप्रोडक्शन भी करती है, क्योंकि जब एक सेल ही दूसरी सेल का फॉर्मेशन करती है, फिर दूसरी तीसरी का फॉर्मेशन करती है, तो इस तरह से जो है फॉर्मेशन सेल्फ रिप्रोडक्शन होता जाता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, आई होप आप समझते होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ल्यूवेनहॉक फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल एंड कॉल्ड देम एनिमेक्यूल। फाइन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है फर्स्ट लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व की थी, देन दैट विल बी द आंसर ऑफ ल्यूवेनहॉक। बट जब आपसे पूछा जाए कि सेल जो है किसने डिस्कवर की थी, फर्स्ट ऑब्जर्व किसने की थी, देन दैट विल द आंसर ऑफ रॉबर्ट हुक। क्योंकि जो है रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल को देखा था, यानी कि उन्होंने डेड सेल को देखा था। बट जो लिविंग सेल थी, फाइन, अगर आपसे लिविंग सेल पूछा जाए तो आपका आंसर ल्यूवेनहॉक होगा। तो जो है इस तरह से जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड 1 मार्क में भी आपसे काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने जो है डायग्राम्स आपको सेल के दिए गए हैं, जिससे कि आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर पाएँ कि सेल किस तरह से होती है। तो अभी हम देखते हैं किस तरह से जो है सेल का, मैंने आपको बताया सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो किस तरह से इसका फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो होता है ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पर होता है। तो देखिए, एक सेल होती है, फाइन। एक सेल जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती है, देन इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। फाइन। तो बहुत सारी सेल्स मिल जाती है तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। देन टिश्यू जो है ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड ऑर्गन्स जो होते हैं फाइनली ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम के बाद ही जो है कंप्लीट बॉडी देखने को आपको मिलती है, कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को आपको मिलता है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि जो सेल होती है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। सेल देखिए यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से स्टार्ट होती है सेल जो है पूरी कंप्लीट बॉडी की कहानी। तो जब एक सेल होती है, जब एक सेल जो है बहुत सारी सेल्स मिल जाती है, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, एंड टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन दैट विल कॉल्ड द टिश्यूज। जब बहुत सारे टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो जाता है तब वो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, देन इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, एंड जब ऑर्गन सिस्टम पूरा बन जाता है तो एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल की बात करती हूँ, फाइन। तो जो है मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी क्लियरेंस मिल जाएगी, फाइन। तो ये चीज़ तो आपने देख ली, ये ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फाइन, ये ऑर्गन सिस्टम आपका बन जाएगा, एंड ये जो है कंप्लीट बॉडी यहाँ पर बन जाएगी। तो एग्जांपल मैं लेती हूँ आपके सामने, जैसे कि आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए आपका पूरा इंडिया है, फाइन, ये है आपका इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारे आपके, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ जिससे आपको जो है ईजी हो जाएगा थोड़ा समझना। तो आपका जो है इंडिया है, फाइन। इंडिया में कई सारे आपके स्टेट्स हैं, समझते हैं ये सभी बात आप। स्टेट्स के अंदर काफ़ी सारे आपके जो है सिटीज़ हैं, फाइन। आपके सारे सिटीज़ देखने को मिलते हैं। इन सिटीज़ में भी आपकी कॉलोनीज़ होती है, फाइन, आपकी कॉलोनीज़ देखने को मिलती है। तो मैं बात करूं, ये जो आपके इंडिया है वो आपकी कंप्लीट बॉडी है, ठीक है, ये आपकी कंप्लीट बॉडी है। कौन? इंडिया। इंडिया के अंदर कई सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स बन गए आपकी ऑर्गन सिस्टम बन गए। फिर बात करें हमने सिटीज़ की, सिटीज़ हो गए आपके ऑर्गन्स हो गए, एंड कॉलोनीज़ आपकी टिश्यू या फिर सेल हो गए। तो इस तरह से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो इंडिया है, इंडिया भी कितनी सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो इंडिया जब आप
वर्ड बोलते हैं पूरे इंडिया इज़ माई कंट्री, तो आप क्या बोलते हैं, उसके अंदर कई सारे स्टेट्स आए हुए हैं, कई सारी सिटीज़, कई सारी कॉलोनीज़ आई हुई हैं, तो उन सब से मिलकर ही बना हुआ है आपका इंडिया, या फिर आप कोई भी स्टेट्स ले लीजिए, कोई भी कंट्री ले लीजिए, सॉरी। तो उसी तरह से जो हमारी कंप्लीट बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है, मिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो जब बहुत सारी सेल्स मिल जाती है, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो हमारी कंप्लीट बॉडी होती है वो किस तरह से एक सेल से मिलकर बनी होती है। इसलिए कहा जाता है कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग organism. It is fundamental structure unit of all organism. Fine. तो नेक्स्ट पे हम देखते हैं, देखिए थोड़ा और पॉइंट्स हम कवर करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो देखिए, इट इज़ अ कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो सेल है एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है सेल से मिलकर बना हुआ है, एंड वो सारे जो स्ट्रक्चर एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए ही जो है सेल का फॉर्मेशन उस तरह से देखने को, कंप्लीट एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। इट इज़ ऑफ कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है, इस सेल के अंदर कैपेसिटी होती है कि ये सेल्फ रिप्रोडक्शन जो है रेप्लिकेशन कर करके, रिप्रोडक्शन कर करके अपने ही जैसी कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन करें। क्योंकि अगर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि एक सिंपल सेल से तो कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो नहीं सकता है। तो जब बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, टिश्यूज़ बन जाएंगे, ऑर्गन्स बन जाएंगे, तो तब जाकर जो है एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई सी भी बॉडी हो। फाइन। इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरसेस हैज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट वायरसेस। फाइन। वायरस में जो है आगे आने वाली स्लाइड्स में हम जो है डिस्कस करेंगे कि जो वायरस होता है एक्सेप्शन होता है सेल थ्योरी का। तो क्यों होता है इस पे हम आगे आने वाली स्लाइड में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इस चीज़ को आप होल्ड पे रखिए, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझिए कि जो है वायरस जो है सेल के जो है सेल को छोड़कर जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो है सेल से मिलकर बने होते हैं, सेल के अंदर आते हैं, जबकि जो वायरस होते हैं उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो है कमी होती है। तो इसलिए जो है यह जो एक तरह से एक्सेप्शन कहलाता है वायरस। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको कोई भी 1% भी डाउट नहीं रह जाए। नेक्स्ट इज दे में कंटेन वन और मैनी सेल्स। ये जो है एक या एक से ज़्यादा जो है सेल्स जो है कंटेन होती है हमारी बॉडी में। द ऑर्गेनिज्म with only one cell in their body structure are called unicellular organism। अब देखिए, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी कंप्लीट बॉडी जो होती है एक ही टाइप के सेल से मिलकर बनी होती है, इसलिए उनको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, अमीबा है, यूग्लिना है। तो ये जो है यहाँ पे जो आपको ये पिक्चर दिख रही है दैट इज़ द पिक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये यहाँ पर बैक्टीरियल सेल का जो है डायग्राम गिवन है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। The organism having many cells in their body construction are called multicellular organism। जबकि जो जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कंप्लीट बॉडी जो होती है एक से ज़्यादा यानी मैनी सेल से मिलकर बनी होती है उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल प्लांट सेल और एनिमल सेल। फाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ द प्लांट सेल एंड दिस इज़ द एनिमल सेल। तो वो जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल के शेप की। तो जो सेल का शेप होता है वो जो है सभी ऑर्गेनिजम्स में वेरीज करता है। द सेल्स डू नॉट हैव अ टिपिकल शेप, दे एग्जिबिट नंबर ऑफ शेप्स। इनका जो एक डेफिनेट स्ट्रक्चर, डेफिनेट शेप नहीं होता है। सभी ऑर्गेनिजम्स में अपने अपने अकॉर्डिंग जो है इनमें शेप देखने को मिलता है।
द सेल शेप डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन, एडेप्टेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड मैकेनिकल प्रेशर। फाइन। तो सेल शेप होता है इनमें जो है अलग अलग तरह से जो शेप्स प्रेजेंट होता है इनके एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, इनके सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग, प्रोटोप्लाज्म के अकॉर्डिंग, मैकेनिकल प्रेशर के हिसाब से जो है इनमें सेल शेप देखने को मिलता है। ये वेरीज करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी सभी ऑर्गेनिजम्स में जो है सेल का शेप सेम ही प्रेजेंट हो। फाइन। इट्स अ शेप कैन बी राउंडेड, स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, ओवल, सिलेंड्रिकल हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, डिस्कॉइडल हो सकता है, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड एक्सेट्रा। जैसे कि अमीबा है, ल्यूकोसाइट्स है, सेल्स जो होती हैं, यूक्लिना है, पैरामीशियम है, एसिटाबुलेरिया है, डायएटम्स है। तो इन सभी में जो है अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने फंक्शन एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग जो सेल का शेप है जो एग्जिबिट करता है। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे कोई राउंडेड है, कोई जो है इलोंगेटेड है, कोई ओवल है। किस तरह से ये जो है सारे जो है जो शेप्स आपको दिख रहे हैं, तो ये सारे जो है सेल की ही शेप हैं जो कि सभी ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सेल के साइज़ की। अभी हमने सेल की शेप की बात की थी, अब हम बात करते हैं सेल के साइज़ की। द साइज ऑफ सेल्स वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो सेल का जो साइज़ होता है वो भी डिफरेंट होता है। ऑल्दो जो है इसका जो सेल का साइज़ होता है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जो सेल कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर रही है तो वो कितनी माइन्यूट होगी, कितनी छोटी होगी, जो इतनी सारी सेल मिलकर जो है टिश्यूज़ बना रही है। टिश्यूज़ के बाद में फिर ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद में कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सेल का साइज कितना माइन्यूट होगा। देखते हैं हम। सम प्लांट्स एंड एनिमल सेल आर लार्ज, दे आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। कुछ प्लांट एनिमल सेल्स जो है लार्ज होती है जिनको हम इजीली देख सकते हैं, जैसे कि ओव्यूल ऑफ साइकस इन प्लांट एंड एग ऑफ ऑस्ट्रिच बर्ड इन एनिमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बिगेस्ट सेल। फाइन। द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल अमंग द प्रोकैरियोट्स, द सेल साइजेस रेंजेस 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। तो जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है जैसे कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो सेल साइज होता है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं माइक्रोन में इसका साइज़ डिटरमाइन किया जा रहा है, तो कितनी जो है ये इनका साइज़ कम होगा। बैक्टीरियल सेल्स आर ऑफ 0.2 to 5.0 माइक्रोमीटर इन साइज। बैक्टीरियल सेल्स का इतना साइज होता है। देन यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर एंड देयर साइजेस रेंजेस बिटवीन 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल्स में जो है इनका साइज देखने को मिलता है। तो मेजरमेंट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो देखिए माइक्रोन्स में माइक्रोन इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ इन द सीजीएस सिस्टम। फाइन। तो इनका माइक्रोमीटर में जो है ऐसा यूनिट इज रिप्लेस्ड बाय माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर में इनका जो है साइज़ डिटरमाइन किया जाता है। काफ़ी स्मॉल साइज़ इनमें देखने को मिलता है। यहाँ देख सकते हैं आप बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स ये सब दे रखे हैं। तो सभी ये प्रोकैरियोटिक एंड दिस इज़ यूकैरियोटिक सेल। तो जो है सभी में अलग अलग साइज़ देखने को यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये थोड़े हमने यहाँ पर और पेस्ट किए हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि इनका साइज़ जो है किस तरह से वेरी करता है। दिस इज क्लेमाइडोमोनास, दिस एसिटाबुलोरिया, डायएटम, प्लांट फाइबर, लीफ सेल, स्टोन सेल, बैक्टीरिया, डेस्मिड एंड हेयर सेल। फाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की सेल्स का जो है डायग्राम दिया गया है। तो ये जो है वेरी करता है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक स्लाइड जो है दी गई है जिससे आप समझ सकते हैं, जिस पे मैं आपको बताऊंगी कि देखिए कई इनकी डिस्कवरी के बारे में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आप इजीली इसको देख पाएँ। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो जैसे कि आप लाइक किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे साइंटिस्ट के नेम पूछ लिए जाते हैं, या फिर आप किसी भी टाइप से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं क्लासेस में भी जो है आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मार्क कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा लर्न करने में ईजी होगा। तो 1665 में जो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है ये देखिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फाइन। तो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट है मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने डिस्कवर किया था सेल को और जो है टर्म दी थी उन्होंने सेल।
नेक्स्ट इज ल्यूवेनहॉक, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये याद रखिएगा आप, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। 1683 में ल्यूवेनहॉक ने फ्री सेल को जो है स्टडी किया था, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोजोआ, ब्लड सेल, स्पर्मेटोजोआ। तो ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को किया था एंड रॉबर्ट हुक ने नॉर्मल सेल को, डेड सेल को किया था। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि डिस्कवरी किसने की थी सेल की, देन दैट विल बी द आंसर इज रॉबर्ट हुक। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि लिविंग सेल की स्टडी किसने की थी, तो इसका आंसर ल्यूवेनहॉक होगा। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने कि न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था, न्यूक्लियस को जो है बताया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं किसकी, ये श्लाइडन। फाइन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेल थियोरी के लिए। फाइन, तो जिन पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिशन्स में भी काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं। तो श्लाइडन एंड श्वान जो थे, उन्होंने जो है एक बॉटनिस्ट थे एंड एक जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सेल थियोरी दी थी, जिनके बारे में बताया जाता है। उसके बाद में एक परकिंजर जो है एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दी थी। तो आई होप जो है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। एंड वन अदर नेम इज़ वर्चो जो आए थे साइंटिस्ट, इनके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। तो इन्होंने जो है सेल थियोरी को जो है एक एक्स्ट्रा वे में डिस्कस करने की कोशिश की थी, जिसको भी आप ठीक से देख सकते हैं। फाइन, तो देखिए इसमें नेक्स्ट ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए ये पूरा जो है मैं आपको जूम करके बता रही हूँ, ताकि आपको ठीक से याद, आप इसको ठीक से विजिबल हो पाए। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, तो देखिए जस्ट अ सेकेंड नाउ। तो देखिए, तो दो टर्म मैं आपको और फिर से बताना चाहती हूँ, व्हाट इज साइटोलॉजी एंड व्हाट इज सेल बायोलॉजी। सेल इज अ स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो साइटोलॉजी जो है, अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट इज साइटोलॉजी, देन साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइटोलॉजी। एंड व्हाट इज सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन, देन इट विल कॉल्ड द टर्म सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट हम सेल साइजेस की बात करते हैं। तो जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो नर्व सेल होती है। ये आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा आपके कंपटीशन के लिए एंड 1 मार्क के जो क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क के, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्गेस्ट सेल जो होती है नर्व सेल होती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग माना जाता है। एंड जो स्मॉलेस्ट एग सेल होती है वो माइकोप्लाज्मा की को जो है कहा जाता है, जिसका कि 0.3 माइक्रोमीटर जो है साइज़ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने माइकोप्लाज्मा की सेल को अटैच किया हुआ है, तो देख सकते हैं आप इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा जो माइन्यूट इसका जो अपीयरेंस आपको दिख रहा है। एंड यहाँ पर दिस इज़ द नर्व सेल। फाइन, तो देखिए नाउ वी आर स्विचिंग टू द सेल थ्योरी। व्हाट इज सेल थ्योरी, तो हम सेल थ्योरी पे बात करते हैं। सेल थ्योरी क्या होती है, तो जो है 2 साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने, कौन से थे वो साइंटिस्ट, श्लाइडन एंड श्वान। तो जो 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। जो श्लाइडन थे दैट वाज द बॉटनिस्ट एंड श्वान वाज द जूलॉजिस्ट। फाइन, तो इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या कहा था, तो देखिए श्लाइडन ने ये कहा था, अ जर्मन बॉटनिस्ट, देखिए a German botanist examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. Fine. तो जो है इन्होंने ये कहा था, श्लाइडन ने, जो कि बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था। फाइन, उन्होंने प्लांट सेल को एग्जामिन किया था, देखा था, और उन्होंने ये पाया कि जो सारे प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल्स होती है, जो प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, और वो जो सेल्स होती है वो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती है। ये चीज़ श्लाइडन ने बताई थी, जो कि बॉटनिस्ट थे।
मैं रिपीट कर रही हूँ फिर से, समझिए ध्यान से। तो जो श्लाइडन थे उन्होंने प्लांट्स पर एग्जामिन किया और उन्होंने ये पाया कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग तरह की सेल्स से मिलकर बने होते हैं, और वो सेल जो ही फॉर्म करती है टिश्यूज़ का फॉर्मेशन वो करती है, जो कि मैं आपको पहले की स्लाइड्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये चीज़ श्राइडन ने बता दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम श्वान की। श्वान ने क्या बताया था, जो कि जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, उन्होंने एनिमल सेल पे स्टडी किया और इन्होंने रिपोर्ट किया, ये पाया दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फाइन। तो उन्होंने जो है एनिमल सेल पे जो है रिसर्च किया, स्टडी किया, उन्होंने ये पाया जो सेल्स होती है उन सेल्स के ऊपर, फाइन, ये जो सेल है, तो उन्होंने ये चीज़ पाई कि सेल के ऊपर, ये तो सेल है, फाइन, दिस इज़ अ सेल, तो सेल के आउटर मोस्ट लेयर पर, मैं इसको अलग कलर से, डिफरेंट कलर से आपको शो कर रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो जो सेल होती है उसके आउटर मोस्ट लेयर पर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। फाइन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है कि ये चीज़ श्वान ने बताई थी, उन्होंने ये चीज़ एग्जामिन स्टडी की। He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of plant cells. अब इन्होंने ये कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो तो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, इसी के अलावा एक अलग यूनिक कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसको कि सेल वॉल कहा जाता है, वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cell. तो इस बेसिस पे श्वान ने बताया, एक हाइपोथेसिस दी उन्होंने, जिन्होंने कहा कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होती है उनकी बॉडी जो होती है वो सेल्स से मिलकर बनी होती है एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स होती है। प्रोडक्ट का जो मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी एक सेल दूसरी सेल को फॉर्म करती है, फिर दूसरी तीसरी को करती है, तीसरी चौथी को करती है, इस तरह से जो है सेल्स का फॉर्मेशन होता जाता है। तो सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, चाहे वो इट कैन बी एनिमल एंड इट कैन बी द प्लांट्स, तो सभी की जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट देखिए, श्लाइडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो इन दोनों ने मिलकर ही सेल थ्योरी दी थी। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसने दी थी, देन आंसर इज श्लाइडन एंड श्वान। दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज द हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, बट ये सेल थ्योरी जो थी वो ये नहीं बता पाई थी कि जो है जो न्यू सेल्स होती है उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ये तो उन्होंने बता दिया था कि जो एक सेल होती है वो जो कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, सेल्स टिश्यू से मिलकर बनी होती है, बट एक सेल किस तरह से जो है कंप्लीट जो है न्यू सेल्स किस तरह से फॉर्म कर रही है, ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। देन रुडोल्फ वर्चो साइंटिस्ट आए 1855 में, जिन्होंने की एक्सप्लेन किया दैट द सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दिस इज कॉल्ड द ओमनी सेलुला ई सेलुला। एक रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सेल्स होती है वो डिवाइड करती हैं एंड न्यू सेल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मीन्स पुरानी वाली जो सेल्स होती है उनसे ही होता है। जैसे कि सपोज कीजिए ये सेल है, फाइन, तो ये सेल जो है डिवाइड करेंगी तब उसी से ही नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा। फाइन, समझ रहे हैं बात को। तो जब न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता तो पुरानी चीज़ टूटेगी तभी जाकर न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा, यानी डिवाइड करेगी। टूटने का मीनिंग है यहाँ पे कि जो है डिवाइड करेंगी, तब एक सेल जब डिवाइड करती है तो कई सारे सेल्स का फॉर्मेशन वो कर देती है। तो उसी तरह से रुडोल्फ वर्चो ने ये थ्योरी दी थी, एक्सप्लेन किया था कि सेल्स डिवाइड करती है, डिवाइड करने से ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन किससे हुआ, पुरानी यानी प्री एग्जिस्टेंट सेल से उनका फॉर्मेशन हुआ। तो इस चीज़ को उन्होंने एक टर्म के थ्रू जो एक्सप्लेन किया जिसको कि कहा गया ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो आपसे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ओमनी सेलुला ई सेलुला का मीनिंग क्या होता है, या फिर ओमनी सेलुला ई सेलुला किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका आंसर होगा रुडोल्फ विर्चो ने, एंड इसका मीनिंग जो है ये होता है। He modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape. तो जो Schleiden and Schwann ने जो सेल थ्योरी दी थी उसको एक फाइनल शेप जो है रुडोल्फ विर्चो के थ्रू ही दिया गया था।
नेक्स्ट इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन जो है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन वायरसेस होते हैं। वायरसेस इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो है सेल ऑर्गेनाइजेशन की एब्सेंस होती है। इसके बारे में अभी हम और डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी आप देखिए। तो जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सेल थ्योरी को अलग अलग तरह से समझा गया। तो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपके लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक नोट्स के साथ आई हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में समझकर आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल्स आर द मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल्स होती है सभी ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट होती है, क्योंकि यही एक बेसिक यूनिट है जिसके थ्रू मॉर्फोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी इसी से मिलकर बने होते हैं। जो सारा मॉर्फोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, सारे इसी के थ्रू कंप्लीट किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज new cells originate from the pre-existing cells only by the process of cell division। जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पुरानी सेल्स से, उनका एकमात्र प्रोसेस है दैट इज सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के प्रोसेस के थ्रू ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। फाइन। तो in the case of microorganism, formation of new cells is a means of reproduction, while in multicellular organism, in addition to reproduction, it also maintains the body of an organism। तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें न्यू सेल्स का फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के साथ साथ जो रिप्रोडक्शन है उनमें जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी सेल्स के थ्रू ही मेंटेन की जाती है। तो ये जो है सेल की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताई जा रही है। फाइन। इन एडिशन टू रिप्रोडक्शन इट ऑल्सो मेंटेन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो है सेल की जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होती है यूनिट, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की। सेल्स आर द हेरिडिटरी यूनिट्स एज दी maintain continuity of the genetic material from the one generation to another generation। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर और निकल के आया है कि जो सेल्स होती है वो एक हेरिडिटरी यूनिट होती है जिसके थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक जनरेशन से वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कंटिन्यूटी पास होती रहती है। और जो है जो सेल का, इसलिए इसको हेरिडिटरी यूनिट कहा जाता है, क्योंकि सेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सेल में जो है वो डीएनए देखने को मिलता है, डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो जो डीएनए होता है वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, जिसके थ्रू जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास जो है ट्रांसफ़र होते हैं। क्योंकि आपके कुछ कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, तो वो क्या होता है, वो जो है जो कंटिन्यूटी होती रहती है, कंटिन्यूसली जो पास होते हैं आपके कैरेक्टर्स, वो उन सेल्स की वजह से ही होते हैं, क्योंकि उनमें डीएनए प्रेजेंट होता है उस तरह से जो है उनमें, इसलिए इसको हेरिडिटरी यूनिट कहा गया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम लास्ट में बात करते हैं, वाई वायरसेस आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्यों माने जाते हैं वायरसेस। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं इसको। तो देखिए इसका, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, वायरसेस अकर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स नॉन लिविंग। नॉर्मली जो वायरसेस होते हैं जो है नॉन लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में। फाइन। तो नॉन लिविंग जो है ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं वायरसेस के बारे में तो आप काफ़ी, अभी जो है ये पेंडेमिक डिजीज़ चल रही है यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से, जो इस पर काफ़ी रिसर्च की जा चुकी है। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इसके बारे में पता होगी, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसको कि वायरसेस सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्यों माने जाते हैं। तो ये नॉन लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वैसे ये, बट स्ट्रक्चरली अ वायरस हैज़ अ सेंट्रल कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए एनक्लोज्ड बाय अ प्रोटीन कवरिंग।
इनमें जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA RNA में प्रेजेंट होते हैं और एक प्रोटीन कवरिंग इनमें देखने को मिलती है। बट दे डू नॉट हैव देयर ओन एंजाइम सिस्टम एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, therefore they depend on the enzyme system of host cell for their metabolic activities। तो देखिए जो वायरसेस होते हैं इनमें प्रोटीन होता है, RNA DNA न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, बट इनमें अपना खुद का एक एंजाइम सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। इनमें एंजाइम सिस्टम की लैक होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की लैक होती है। जो कई सारे हम सेल ऑर्गेनल्स इनमें प्रेजेंट जो पढ़ेंगे इनमें उनकी भी लैक होती है, और जो है एंजाइम सिस्टम मेटाबॉलिक, तो इसलिए जो है ये दूसरे होस्ट बॉडी पे जो है डिपेंड रहते हैं। फाइन, अगर इनको कोई बॉडी नहीं मिलेगी तो अपना जो है अपना जो इफ़ेक्ट शो नहीं कर पाएंगे। फाइन, तो इसलिए इनको दूसरे होस्ट सेल की, होस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू ये अपना जो है फंक्शन जो है परफॉर्म कर पाते हैं। फाइन, इन्फेक्ट कर पाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो इसलिए इनको जो है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कहा गया है, क्योंकि इनमें इन सब चीज़ों की लैक होती है, बिकॉज इट लैक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हमने जो है कंप्लीट सेल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। इसके सेल थ्योरी के बारे में मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपका वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। फाइन।